हाय एवरीवन, आप लोगों को तो पता ही होगा कि 7 डे स्टडी सीरीज़ की हर वीडियो के अंदर हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं। सर व्हाट इफ अगर हमें उस मल्टीपल कॉन्सेप्ट में से सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट देखना है तो ऐसा करने के लिए टाइम स्टैम्प्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्टली उसी कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है। लेट मी जस्ट शो यू हाउ। सो ऑल यू नीड टू डू इज सिंपली गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये टॉपिक्स दे रखे हैं विद द रिस्पेक्टिव टाइम स्टैम्प। जैसे कि आप चाह रहे हैं भी सेल्स टैक्स का टॉपिक आप रिवाइज करना चाहते हैं, डायरेक्टली उसी के ऊपर जाना चाहते हैं, तो सिंपली उसके आगे जो टाइम स्टैम्प है उस पर क्लिक किया और पहुंच गए हम उसी टॉपिक के ऊपर। एंड दैट्स इट। आई होप इट हेल्प्स। अब बिना किसी देरी के अपना सेशन शुरू करते हैं। No more long and boring lectures, no more poor quality videos, and no more second-hand lectures. A-Team Commerce Academy brings you next level ACCA lectures you deserve. चलिए जी, तो इस सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटैंजिबल असेट्स, जिसके लिए एक सेपरेट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 डेडिकेटेड है। ठीक है जी। अब आप देखें टाइमलाइन एज टू व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। पहली चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपेयर करेंगे कि भाई टैंजिबल नॉन करंट एसेट्स और इनटैंजिबल नॉन करंट एसेट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिस्कशन। और अगली चीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होगी, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत ही सिंपल दो चीज़ें फटाफट से डिस्कशन करके ये सेशन को हम यहाँ फिनिश करेंगे। ठीक है जी। चलें, पहले तो कंपैरिजन कर लेते हैं। ये कंपैरिजन कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी हम कर चुके हैं जब हम 11th के अंदर थे। थोड़ा सा और डिटेल रहेगा बट ज़्यादा कुछ इसके अंदर सीखने वाली बात नहीं है, तो फटाफट ख़त्म करते हैं। टैंजिबल नॉन करंट असेट्स आप देखें तो इनका फिजिकल सब्सटेंस होता है। फिजिकल सब्सटेंस का मेन मतलब ये है कि आप उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। इनटैंजिबल हाउएवर डज नॉट हैव ए फिजिकल सब्सटेंस। ठीक है। अच्छा, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग ए फिजिकल सब्सटेंस, एग्जाम्पल्स लाइक गुडविल यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं, बट फर्दर एग्जाम्पल्स हम अभी डिस्कस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज़ कि टैंजिबल नॉन करंट असेट्स अगर आपको ख़रीदने हैं या बनाने हैं तो आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये हमारे पिछले सेशंस में हमने देखा ही था। बट इनटैंजिबल के अंदर हो सकता है ख़रीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़े। अगर ऐसा है तो इसे हम परचेज्ड इंटैंजिबल असेट कहते हैं। अगर बिना पैसे खर्चे किए ही आपके पास एक इंटैंजिबल असेट क्रिएट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनली जनरेटेड इंटैंजिबल असेट। वो इंटैंजिबल असेट होता तो है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ी डिफरेंट है, उसके बारे में आगे चल करके बात करते हैं। फिलहाल टैंजिबल नॉन करंट असेट्स के अंदर हम यूजुअली उसको क्या कर देते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं, यानी कि नॉन करंट असेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। इनटैंजिबल नॉन करंट असेट्स की अगर हम बात करें तो केवल खरीदा हुआ इंटैंजिबल फिक्स असेट जो है वो हम कैपिटलाइज करते हैं, यानी कि नॉन करंट असेट की तरह ट्रीट करते हैं। बट ऐसा इंटैंजिबल असेट्स जो आपने खरीदा नहीं है, जो इंटरनली जनरेटेड है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अगली बात बहुत ऑब्वियस है और ये हमें पता ही है, क्लास 12th के अंदर भी हमने किया था। डेप्रिसिएशन लगती है टैंजिबल नॉन करंट असेट के ऊपर और इनटैंजिबल नॉन करंट असेट के ऊपर एमोर्टाइजेशन लगता है। फ़र्क दोनों के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं और हमें नॉन करंट असेट से जो बेनिफिट जिस साल में मिलेगा उस साल से हम मैच करना चाहते हैं एक्सपेंस को। राइट, सेम लॉजिक फॉर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो नाम अलग है, मतलब में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी। तो ये तो हमारा पहला काम हो गया, जिसके अंदर हमने टैंजिबल और इनटैंजिबल के बीच में एक डिफरेंस डिस्कस कर लिया। ठीक है। अगली बात जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक expenditures and what should be their accounting treatment, how to identify them, basically research का खर्चा और डेवलपमेंट का खर्चा। ठीक है। ना बिफोर आप स्लाइड पे मत देखना, थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लो, स्लाइड पे मत सुनो, एक एग्जांपल सुन लो। अब कोविड को लेकर के तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ही, हम नहीं भी चाहते हैं तो भी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने पॉपअप करती रहती है। ये तो हमको पता ही है कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है।
इसके अंदर एक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है मैं 100% साइंटिफिक तरीके से सही ना हूँ, बट एक आइडिया देने के लिए कि कैसे इंटेंजिबल असेट के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट खर्चे में आप डिफरेंस कर सकते हैं। हम एक वैक्सीन का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल है, वो कहते हैं जी कि जब आप वैक्सीन बनाना शुरू करते हैं तो एक सक्सेसफुल वैक्सीन बनाने के कई अलग अलग प्रोसेस होते हैं, उसमें से कोई एक प्रोसेस आप पिक कर लेते हैं। वैक्सीन को अलग अलग स्टेजेस ऑफ ट्रायल के थ्रू ले जाया जाता है। इनिशियल स्टेजेस के अंदर उन्हें जानवरों के ऊपर अप्लाई किया जाता है, उसके बाद इंसानों के ऊपर, बट बहुत कम लोगों के ऊपर ट्रीट किया जाता है, उन्हें मॉनिटर किया जाता है फॉर साइड इफ़ेक्ट्स, और जब अप्रूव हो जाता है तो हम नेक्स्ट फेज़ ऑफ ट्रायल्स में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों को अप्लाई की जाती है वैक्सीन। देन द फाइनल स्टेज इज़ मासेस के अंदर हम वैक्सीन लगाते हैं और फिर देखते हैं कि भाई एंटीबॉडी वहाँ बन रही नहीं बन रही है। एंड वंस दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज़ कंप्लीट देन वी कैन से कि हाँ सक्सेसफुल वैक्सीन हमारे पास आ गई है। अब ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया ये रिसर्च का प्रोसेस है, क्योंकि रिसर्च के अंदर हम किसी नए प्रोडक्ट की, नए टेक्नोलॉजी की, नए प्रोसेस की तलाश में हैं। अब वो हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। बट जो भी कंपनियां वैक्सीन बनाने वाली हैं वो फ्री में तो काम कर नहीं रही, राइट। भले ही गवर्नमेंट वैक्सीन हमें फ्री में दे रही है, बट वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को तो पैसा पे उन्हें करना ही पड़ रहा है, राइट। अब पैसा उन्हें कमाना है तो वो देखना शुरू करते हैं कि अगर वैक्सीन हमें ह्यूज क्वांटिटी में बनाना है, सेल करने के पर्पस से बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग तैयारी होनी चाहिए, हमारे पास फैसिलिटी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हम ह्यूज क्वांटिटी में बना सकें, हमारे पास साइंटिस्ट होने चाहिए, हमारे पास विलिंगनेस होनी चाहिए, हमारी खुद की इच्छा भी तो होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने वैक्सीन बड़ी मेहनत से बनाई और कॉम्पिटिटर हो गया जिसकी वैक्सीन इतनी अच्छी कि हमारी वैक्सीन कोई मांग ही नहीं रहा, राइट। सो दैट कैन ऑल्सो हैपन। तो हमारी विलिंगनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर वैक्सीन कैन गो, है ना। एनीवेज, तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं, आप ये देखते हो कि इसे बेच करके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं कि नहीं, हमारा इरादा है कि नहीं इसे बेचने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वंस यू आर कन्विंस्ड कि आप कमर्शियली प्रोड्यूस करना शुरू करोगे, कमर्शियल यानी कि बेचने के हिसाब से आप प्रोडक्शन शुरू कर रहे हो, जैसे ही आपका यह डिसीजन हो जाता है और आप इस पोजीशन पे पहुंच जाते हो कि अब आप उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो, नाउ दिस स्टेज आफ्टर फाइंडिंग द वैक्सीन टिल कन्विंसिंग एंड प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, नाउ दिस इज कॉल्ड द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो पहला था रिसर्च फेज, जिसके अंदर जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसे रिसर्च एक्सपेंडिचर कहेंगे। दूसरा था अपने आप को बिजनेस के लिए आप तैयार कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को बना रहे हो, सब कुछ फीजिबिलिटी स्टडी वगैरह कर रहे हो, दिस इज द डेवलपमेंट फेज, जहाँ पर जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है, ठीक है। सो जस्ट एन एग्जाम्पल टू टेल यू what is the difference between research and development. So IAS 38 कहता है कि रिसर्च के ऊपर जो भी आप खर्चा कर रहे हो ना, वो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर डाल दो। क्यों? उनका लॉजिक ये है, वो कहते हैं जी हमको थोड़ा ना पता है कि सही में वैक्सीन आप बना ही दोगे, राइट। एंड अल्टीमेटली ऐसा हो सकता है कि सक्सेसफुल वैक्सीन आपकी ना बने एंड देयरफॉर आपको पूरा ही लॉस हो जाए, और ऐसा यूजुअली होता भी है। कई नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम किया जाता है और कई बार इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम्स उसका कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आता है, राइट। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे से कि रिसर्च पे आप जो भी खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे को आप बिल्कुल भी इंटैंजिबल असेट यानी नॉन करंट असेट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, एक्सपेंस माने और उसे डाल दें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें कई सारी मशीनरी की ज़रूरत पड़ सकती है, एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ सकती है, कई सारी इक्विपमेंट्स यानी कि टैंजिबल नॉन करंट असेट की फ़र्क पड़ सकती है। वो कहते हैं भी इसको तो आप ट्रीट कर सकते हो एज नॉन करंट असेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके अलावा जैसे स्टाफ की सैलरी हो गई, राइट, या फिर कोई रॉ मटेरियल हो गए वैक्सीन बनाने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो ओवरहेड्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आप रिसर्च एक्सपेंडिचर बोल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, डेवलपमेंट फीस के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो खर्चे को वो कहते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आपका इनटैंजिबल असेट है जिसके ऊपर बाकायदा आपने खर्चा किया है, तब तक खर्चे को हम ऐड करते जाएंगे इंटैंजिबल असेट की कॉस्ट के अंदर, तब जब तक हम कमर्शियल प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन सेल करने के हिसाब से शुरू नहीं कर देते, ठीक है। सो वैक्सीन का एग्जांपल लेकर के हमने समझा कि कैसे रिसर्च और डेवलपमेंट में डिफरेंस है
आइडेंटिफाई किया हमने, और दूसरी बात कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उनकी क्या है। ठीक है, सो IAS 38 कहता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो फिर इस एक्सपेंडिचर को आप इंटैंजिबल असेट की तरह ट्रीट करोगे। इस एक्सपेंडिचर को आप एमोटाइज करोगे। एमोटाइज करने का लॉजिक बड़ा सिंपल है, मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल जैसे डेप्रिसिएशन में फॉलो करते थे वैसे ही यहाँ पर करेंगे। कितने साल की इसकी लाइफ है, कितने साल तक की इंटैंजिबल एसेट हमें बेनिफिट देगा, उस हिसाब से हम उसको डेप्रिसिएट करेंगे। राइट, तो हो सकता है कि एक वैक्सीन एक कंपनी ने बनाई और उनको लगा कि भी 5 साल तक तो ये वैक्सीन हमें पैसे कमा कर देगी, बट दूसरे साल के अंदर ही जो वायरस था वो म्यूटेट हो गया और उनकी वैक्सीन हो गई बेकार। तो जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो पहले 5 साल के ऊपर डेप्रिशिएट कर रहे थे वो अब उन्हें एक्सपेंस कर देना पड़ेगा। एक्सपेंस कर देना पड़ेगा यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इमीडिएटली ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। राइट, दैट बेसिकली मीन्स IAS 38 बहुत कॉशियस है। वो कहता है आप लगातार नज़र रखो इस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर, और जैसे ही आपको लगे कि अब ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देने वाला है, आप बचे हुए अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दें कहाँ पर, करेक्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, चलें फटाफट से ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं और इस सेशन को हम फिनिश करते हैं। दैट्स इट, खत्म चैप्टर ऑलमोस्ट। ठीक है जी, चैप्टर नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज हम चल रहे हैं। चलें जी, तो डेफिनेशन देखें। वो कहते हैं जी ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, है ना, यानी कि आप ऐसे ही नहीं कि कुछ और कर रहे थे और कोई प्रोडक्ट निकल के आ गया अचानक से ना, प्लान्ड, आपका प्लान था वैक्सीन बनाने का। ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रॉस्पेक्ट ऑफ गेनिंग ए साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, है ना, एंड अंडरस्टैंडिंग। आप कोई तो साइंटिफिक या टेक्निकल नॉलेज ज्ञात करना चाह रहे थे। ठीक है, और इसकी अकाउंटिंग क्या है, इसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। इंटेंजिबल एसेट है या नहीं है इसके ऊपर तो दिमाग ही नहीं लगाते। ठीक है, देन कम्स दी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आपको एक चीज़ मैंने और बता दी थी यहाँ पर जो नोट्स में नहीं लिखी हुई है, दैट वाज कि रिसर्च का जो एक्सपेंडिचर हमारा रहता है इसके अंदर अगर किसी फिक्स एसेट, किसी टैंजिबल नॉन करंट एसेट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे IAS 16 के तहत प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तहत आप ट्रीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मूविंग ऑन टू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, मैंने आपको कहा था कि इसे आपको कैपिटलाइज करना है और फिर एमोटाइज करना है, मगर उसके लिए कुछ क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। ठीक है, और ये क्राइटेरिया क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये आई थिंक काप्लान के अंदर मेंशन्ड है। आप देखें 6 पॉइंट्स हैं। पहला है प्रोबेबल इनफ्लो। प्रोबेबल इनफ्लो का मतलब होता है कि आप इसको बेच करके आपके पास पैसा आए। प्रोबेबल का मतलब हाई चांस है इसका, है ना। दूसरी बात है इंटेंशन टू कंप्लीट। आपका पूरा इरादा है कि आप इस रिसर्च को कंप्लीट करना चाहते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था इरादा कब नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम वैक्सीन बना रहे हैं और कॉम्पिटिटर बहुत अच्छी वैक्सीन लेकर के आ गया जिससे आप वैक्सीन बेच करके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे, एंड देयरफॉर यू वुड नॉट नो लॉन्गर हैव एन इंटेंशन टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ भी है कई जगह। देन वी हैव रिलायबल मेजरमेंट। रिलायबल मेजरमेंट इज़ नॉट ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट, बिकॉज ये हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ये वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। रिलायबल मेजरमेंट का मतलब है कि जो डेवलपमेंट के ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं आप उसे ठीक से कैलकुलेट कर पाएँ, ऐसा पॉसिबल होना चाहिए, और ऐसा यूजुअली पॉसिबल होता है। सो ये पॉइंट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट जैसा ही है। बड़े आराम से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के ऊपर किए गए खर्चे को पिन पॉइंट कर सकते हैं। रिलायबल मेजरमेंट हमेशा पॉसिबल होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडिक्वेट रिसोर्सेज, यानी कि आपके पास रॉ मटेरियल पैसे की कोई तंगी नहीं होनी चाहिए। आपके पास प्रोडक्शन करने के लिए जो भी चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ दी टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी। आपके पास स्टाफ या वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल करके आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना सकें। एंड देन एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल। सिर्फ पैसा आने से बात नहीं बनती है, पैसा जो आप रिसीव करोगे आपके खर्चे से ज़्यादा होना चाहिए, राइट, तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे। तो कहते हैं प्रोजेक्ट अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो डेवलपमेंट के ऊपर जो भी आप खर्चा कर रहे हैं दैट हैज़ टू बी एक्सपेंस्ड। एक्सपेंस का मतलब अब हमें पता है, राइट। सो ये क्राइटेरिया में ऐसा नहीं है कि सर एक पॉइंट कंप्लीट हो गया तो चलेगा क्या, ना, ऑल 6 पॉइंट्स हैव टू बी मेट, दिस एंटायर क्राइटेरिया हैज़ टू बी मेट, तो ही आप डेवलपमेंट के खर्चे को क्या करेंगे, इंटेंजिबल एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, उसके बाद एमोटाइज करेंगे और हर साल उस पर नाना गड़ा के बैठेंगे कहीं क्राइटेरिया मीट हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। और अगर क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो आप उसको दैट्स राइट
एक्सपेंस कर देंगे, बचा हुआ जो भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो सीधा का सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चला जाएगा। एंड यस, इंडिया के अंदर भी ऐसे ही होता है, राइट। अगेन एक चीज़ और, IAS 16 के अंदर मैंने आपको बोला था कि कॉस्ट और वैल्यूएशन मॉडल 2 ऑप्शन होते हैं, वो 2 ऑप्शंस आपको यहाँ भी मिल जाते हैं। यानी कि कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड करें, या फिर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके आप रिकॉर्ड करें। ये दोनों ऑप्शन यहाँ भी होते हैं। इसका मतलब सर यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन हो सकता है क्या? यस, इसके अंदर भी रिवैल्यूएशन हो सकता है, मगर वैल्यूएशन मेथड यहाँ फॉलो किया नहीं जाता। लॉजिक बड़ा सिंपल है, वो कहते हैं हर इंटेंजिबल एसेट अपने आप में यूनिक होता है और उससे सिमिलर प्रोजेक्ट ढूंढना बड़ा मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। इसलिए कोई भी कंपनी इंटेंजिबल एसेट के अंदर वैल्यूएशन मेथड को फॉलो नहीं करती है, हमेशा कॉस्ट मॉडल ही फॉलो किया जाता है। बट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ऑप्शन ज़रूर प्रोवाइड करता है, बट ऐसा फॉलो नहीं होता। तो यहाँ पर फिर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड डिस्कशन हम नहीं करेंगे, बिकॉज दैट यू डोंट हैव टू लर्न। आखिरी बात आ जाती है एमोर्टाइजेशन पे। शुरू में ही मैंने बोल दिया था, पैटर्न ऑफ यूज़ देखोगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करोगे और यूज़फुल लाइफ के ऊपर आप जैसे डेप्रिशिएट करते थे वैसे ही एमोर्टाइजेशन भी कैलकुलेशन होगा। एमोर्टाइजेशन का कैलकुलेशन को लेके कभी क्वेश्चन आता नहीं है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, एकदम लड्डू क्वेश्चन हो जाएगा वो, बट वैसे नहीं होता है ना। एमोर्टाइजेशन कब से करना शुरू करोगे? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के केस में जब हम बात कर रहे हैं, नॉट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, सर ये हम तब से करना शुरू करेंगे जब कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसका भी मतलब बता चुका हूँ, यानी कि बेचने के हिसाब से आप प्रोडक्शन जिस तारीख से शुरू कर रहे हैं उस तारीख से एमोर्टाइजेशन लग जाना चाहिए, ठीक है। और हर साल जो पायरेट क्राइटेरिया है हमारा, ये 6 पॉइंट, ये हर साल हमें चेक करना है। अगर ये मीट नहीं होगा तो एमोर्टाइजेशन करने की बजाय सारा का सारा बचा हुआ अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। अगर क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो इसको एमोर्टाइज करते चले जाएंगे, ठीक है। एंड दैट इज़ इट विद IAS 38। IAS 38 और IAS 16 यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स का जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं बिल्कुल डिट्टो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आगे जाकर के एक सेपरेट वीडियो के अंदर हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। इस सेशन के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में।